हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसमें कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की पद्धति उपयोगी है और किस प्रकार की पद्धति का कोई लाभ नहीं है। देखिए मित्रों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है, निर्माण किया है और उन्होंने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया है। अब हमें देखना यह है कि कौन सी पद्धति हिंदी साहित्य के लिए उपयोगी है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसके लिए कौन सी उपयोगी है और कौन सी हमें ज़्यादा उपयोग में लाई जा सकती है। हम कौन सी पद्धति को ज़्यादा उपयोग में लाते हैं और कौन सी हमारे लिए उपयोगी है। यह जो टॉपिक है यह सीटेट, टेट, बीएड, नेट और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख जो पद्धतियाँ हैं, आज उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम, वर्ण का क्रम। देखिए, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ा जा रहा है। तो हम इससे जान पाएंगे कि इतिहास लेखन जो हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह किस प्रकार से लिखा गया और क्यों इतिहास लेखन के लिए विभिन्न पद्धतियों की आवश्यकता होती है और किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। देखिए, सबसे पहली पद्धति यहाँ पर वर्णानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति में होता क्या है, वर्णमाला पद्धति भी इसे कहा जाता है। इसमें वर्णमाला पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर पहले लिए जाएंगे, व्यंजन बाद में लिए जाएंगे। व्यंजनों में भी क पहले लिया जाएगा, ख बाद में लिया जाएगा। क में भी 12 खड़ी का प्रयोग किया जाएगा, क, का, की, कु, ऐसे करके। जो जैसे क से पहले अगर कोई लेखक आता है तो पहले उसका नाम लिखा जाएगा, फिर का से जो लेखक आता है उसका नाम लिखा जाएगा। यह कहलाती है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कबीर भक्तिकाल के कवि हैं, जिनका जन्म 1998 में हुआ था, और केशव जो हैं वह रीतिकाल के कवि हैं। देखिए, क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्तिकाल एवं रीतिकाल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हो, ये बात सब जानते हैं। अभी गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। आप जानते हैं, गारसाद तासी फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने फ्रांस भाषा में इतिहास लिखा है। इस्तवाल, दलाल, लित्रित्यु, एंदी, हिंदुस्तानी, आप सब जानते हैं इस बात को। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है। जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा वह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे हुए जो इतिहास ग्रंथ हैं वह अनुपयोगी हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा गया है अनुपयोगी हैं क्योंकि इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से, ठीक है, अदरवाइज अनुपयोग नहीं है, क्योंकि उन्हीं को आधार मान के शुक्ल जी ने या फिर दूसरे विद्वानों ने, मिश्र बंधु ने या फिर ग्रियर्सन ने, इन्हीं को आधार मान के, इन्हीं को आधार बना के अपनी रचनाएं कर रखी हैं। लेकिन इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से अनुपयोगी है। इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है। इतिहास 1 by 1 होता है, समय के अनुसार होता है, काल क्रमानुसार होता है। लेकिन यहाँ पर वर्णक्रम की पद्धति के अनुसार यहाँ पर इतिहास ग्रंथ जो है वह अनुपयोगी है, दोषपूर्ण है। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश तो कहे जा सकते हैं। जिस बात को अभी मैं कह रहा था वह इतिहास कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। अर्थात उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, उन्हें साहित्यकार
कोश कह सकते हैं। अब दूसरी पद्धति यहाँ पर दी गई है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी मतलब समय के अनुसार। अब देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति के आधार पर लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी थी एक इतिहास ग्रंथ, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु भी ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। तो अब देखते हैं कालक्रमानुसार पद्धति में जो लिखा गया वह समय के अनुसार लिखा गया, टाइम के अकॉर्डिंग लिखा गया। ऐसे भी कवि मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे भी कवि हैं जो भक्ति काल में आते हैं, वह रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में भक्ति की रचना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कवि हैं। आगे देखते हैं साहित्य का जो इतिहास है, साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय और उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता है। केवल किसी की जन्म परिचय दे दें और केवल उनकी कृतियों का परिचय दे दें तो इससे केवल साहित्य का इतिहास नहीं बनता। इतिहास बन सकता है लेकिन साहित्य का इतिहास नहीं होता है। अपितु उसमें युगीन जो परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए, तब वह साहित्य का इतिहास माना जाएगा। इसके अभाव में होता यह है कि वह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। वृत्त संग्रह समझते हैं? कवियों की जो इकट्ठा करना, उनके संग्रह को इकट्ठा करना, उनके जीवन परिचय को इकट्ठा करना, उनकी कृतियों को इकट्ठा करना, केवल इतना बन जाएगा अगर हम उनकी परिस्थितियों को और उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं करेंगे तो। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की। देखिए वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से इतिहास लिखे गए। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक जो होता है पूर्णतः निरपेक्ष होता है और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, केवल तथ्य संकलन मात्र ही साहित्य का इतिहास नहीं हो सकता। बाकी हम नीचे पढ़ रहे हैं। और उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है, जैसे कि गणित में होता है, जैसे कि विज्ञान में होता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। इस पद्धति में भी वही दोष होता है जो काल क्रमानुसारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या और विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। देखिए, केवल इकट्ठा कर देना मात्र ही इतिहास नहीं है। इतिहास हो सकता है लेकिन साहित्य का इतिहास नहीं है। साहित्य के इतिहास में व्याख्या और विश्लेषण की आवश्यकता है। इन विद्वानों ने तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकता है, तभी उसे कहा जा सकता है जिसमें व्याख्या भी हो और विश्लेषण भी हो। व्याख्या और विश्लेषण की ओर अगर ध्यान दिया जाए इन सबके अनुसार, तो यह साहित्य इतिहास लेखन की अच्छी पद्धति मानी जाएगी। अब हम अंत में देखते हैं विधेयवादी पद्धति क्या है। देखिए, विधेयवादी पद्धति क्या है। जो हमारा साहित्य का इतिहास जिसे हम पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। मैं जोर देके कह रहा हूँ कि यह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। देखिए, साहित्य का इतिहास लिखने की जो यह पद्धति है, यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। कैसे सिद्ध हुई है? इस पद्धति में, अच्छा, इस पद्धति के जो जन्मदाता है उसके बारे में बताया गया। वेन को माना जाता है। वेन जो है विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। कौन कौन से शब्द हैं? जाति, वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। विधेयवादी पद्धति में 3 शब्द आते हैं। जाति आप समझते हैं, वातावरण ये भी आप समझते हैं, क्षण विशेष इसे भी आप समझते हैं, क्षण विशेष समय से संबंधित है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण और परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है, जो विधेयवादी पद्धति में है।
तो विधेयवादी पद्धति को सर्वाधिक उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि उसमें जातीय परंपरा, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। और हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की, तो हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की यह पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वह विधेयवादी पद्धति के आधार पर है। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण, तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण, इन सब का ध्यान दिया है। उन्होंने उस समय की जो कवियों की प्रवृत्तियां थी उनका विश्लेषण किया है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस समय की जो कवियों की प्रवृत्तियां थी उनका विश्लेषण किया, उस समय की परिस्थितियां जो थी उनका विश्लेषण किया एवं उस समय के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने साहित्य लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके अनुसार प्रत्येक, ये कोटेशन आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो जो ऊपर लिखा हुआ था, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, वह तीनों इस डेफिनेशन में आ जाता है। अगर आप 4 पंक्तियों को अगर याद कर लेते हैं तो यह हर जगह आपके काम आएगी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो 4 पंक्तियां दे रखी हैं यह किस रचनाकार की हैं, किस लेखक की हैं, यह पूछा जाता है किस इतिहासकार की हैं। तो इसे हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसका थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। यह कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। हर देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की मनोस्थिति को दर्शाता है, उनकी चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, उनकी जो वृत्ति चल रही है, उनके मन में जो बातें चल रही हैं उसका प्रतिबिंब होता है, संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक, मतलब प्रारंभ से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, इन्हीं चित्तवृत्तियों को अर्थात इन जो अंदर से निकली हुई जो आवाज़ें हैं, चित्तवृत्तियां हैं, इनकी परंपरा को देखते हुए साहित्यिक परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। केवल यही साहित्य का इतिहास है, आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, यह इतिहास लेखन की पद्धतियाँ थी। आगे हम और भी आगे बढ़ाएंगे इसे। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।